मॉर्निंग बच्चों, देखिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आपकी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सुरवेसर सिद्धांत क्लासेस अकोला। अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज लास्ट लेक्चर देख रहे हैं। आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होने जा रहा है। इस चैप्टर में हम कोहलरॉशस लॉ ये आखिरी टॉपिक देख रहे हैं। अब तक हमने नियर अबाउट 35-36 लेक्चर्स लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट किया है। अब एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो है वो जैसे रेगुलर क्लास में होती थी उतना तो नहीं ले पाए, क्योंकि ऑनलाइन में ये एक ड्रॉबैक है ही कि जितना चाहे उतना प्रैक्टिस हम नहीं ले सकते, बच्चों के ऊपर छोड़ देना पड़ता है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर ही रहे होंगे प्रैक्टिस, कोई उसमें दिक्कत नहीं आती होगी आपको, तो आप घर पे अच्छी मेहनत करते रहिएगा। आज हम देखेंगे कोहलरॉशस लॉ एंड सेल कांस्टेंट। ये दो टॉपिक आज हमारे लेक्चर के लास्ट टॉपिक है। तो देखिए बच्चों, कोहलरॉशस लॉ का कहना क्या है। तो जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन में ऐड करते हैं और उस सॉल्यूशन को कंटिन्यूअसली डाइल्यूट करते जाते हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ते जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ने के साथ इंटरआयनिक डिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा। ऐसा डाइल्यूट करते करते हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जीरो तो नहीं, लेकिन जीरो के बहुत बहुत करीब होगा। तो as we dilute the solution, concentration of solution goes on decreasing, it approaches to zero but never becomes equal to zero। तो ऐसे कंडीशन को जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन काफी कम हो चुका है ड्यू टू डाइल्यूशन, ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो देखिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आयन का कंडक्टेंस क्या होगा, किस तरह से वो कंडक्ट करेगा, क्या क्या वहां पे कंडीशंस होगी, ये हमें कोहलरॉशस लॉ में देखना है। तो कोहलरॉशस लॉ का कहना यह है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाते हैं तो आयन के बीच में का डिस्टेंस बढ़ते जाता है। आयन के बीच में का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम कम होते जाएंगे, और एक ऐसा समय आएगा कि आयन के बीच में अब इतना डिस्टेंस ज़्यादा हो गया कि अब इतने दूर से वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं एग्जर्ट कर रहे। ऐसे केस में आयन जो है वो टोटली फ्री हो जाएगा, इट बिकम्स टोटली फ्री टू मूव। और ऐसा अगर हुआ तो फ्रीली कंडक्ट करेगा। अब उसके कंडक्टेंस पर किसी भी दूसरे आयन का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। मतलब ईच आयन विल कंडक्ट फ्रीली, एंड अगर कोई भी आयन फ्रीली मूव होगा तो कंडक्ट कैसे करेगा, डेफिनेटली। फॉर एग्जाम्पल, मैंने HCl का सॉल्यूशन बनाया और मैंने एसिटिक एसिड का भी सॉल्यूशन बनाया। अब दोनों इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। ये H पॉजिटिव आयन तैयार करेगा और ये भी H पॉजिटिव आयन तैयार करेगा। इस केस में H पॉजिटिव आयन का को आयन है Cl नेगेटिव आयन, एंड इस सेकंड केस में H पॉजिटिव आयन का को आयन है CH3CO नेगेटिव आयन। तो दोनों केस में H पॉजिटिव आयन का को आयन जो है, साथीदार जो आयन है, वो क्या है, डिफरेंट है। अब मैं इसको इनफाइनाइटली डाइल्यूट करूंगा। अब दोनों ने H पॉजिटिव आयन तैयार किया है, दोनों का साइज सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, दोनों की चार्ज डेंसिटी भी सेम है, वो सेम ही है, बराबर है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इनकी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन भी सेम होगी। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन सेम होगी तो इनका साइज आफ्टर हाइड्रेशन भी सेम होगा, इनको ऑफर किया जाने वाला रेजिस्टेंस भी सेम होगा, इनका मोबिलिटी भी सेम होगा, और इनका मोबिलिटी सेम है तो इन्होंने जो कंडक्टेंस दिखाया होगा वो भी सेम होगा। और उस कंडीशन पर इनका जो कंडक्टेंस है, इस कंडक्टेंस पर इन कोआयन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कोआयन उससे बहुत ज़्यादा दूर है। कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस से इस H पॉजिटिव आयन पर अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब सही मायने में H पॉजिटिव आयन टोटली फ्री है और वो फ्रीली माइग्रेट करेगा, फ्रीली कंडक्ट करेगा। तो जितना भी कंडक्ट करेगा मैक्सिमम कंडक्ट करेगा। साइज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, साइज आफ्टर हाइड्रेशन सेम है तो इनका स्पीड सेम है, तो इनका कंडक्टेंस भी सेम होगा, बराबर है। मतलब H पॉजिटिव आयन किससे मिला है, इसके ऊपर H पॉजिटिव आयन का कंडक्टेंस डिपेंड नहीं है। H पॉजिटिव आयन का को आयन कौन है, इसके ऊपर उसका कंडक्टेंस डिपेंड नहीं है, उसका कंडक्टेंस डिपेंड है उसके खुद के ऊपर। मतलब H पॉजिटिव आयन किसी से भी तैयार होने दो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो कंडक्ट एक जैसा करेगा, उसका कंडक्टेंस का जो वैल्यू है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा।
तो यही ऑब्जर्वेशन हम कोलरोशियस लॉ के नाम से जानते हैं। तो कोलरोशियस लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स कोआयन एंड मेक इट्स ओन कंट्रीब्यूशन टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ इट्स कोआयन। मतलब ये इंडिपेंडेंटली माइग्रेट तो करेगा ही करेगा, लेकिन इसका जो कंडक्टेंस होगा ये फिक्स होगा। HCl का H पॉजिटिव आयन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर 300 का मोलर कंडक्टिविटी दिखाता है तो एसिड से मिला हुआ H पॉजिटिव आयन भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 300 का ही कंडक्टेंस दिखाएगा। हाँ, इन दोनों के टेम्परेचर क्या होने चाहिए? सेम। अगर मैंने HNO3 लिया और HNO3 भी H पॉजिटिव आयन तैयार करता है, इसी टेम्परेचर प्रेशर पे मैंने HNO3 का इन्फाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन किया तो वो भी कितना कंडक्टेंस दिखाएगा? 300 का। मतलब H पॉजिटिव आयन का कंडक्टेंस जो भी है वो कांस्टेंट है एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कोआयन विथ व्हिच इट इज एसोसिएटेड। तो इस ऑब्जर्वेशन को कोलरोशियस लॉ के नाम से हम जानते हैं। तो हाउ कैन यू डिफाइन कोलरोशियस लॉ बच्चों? At infinite dilution, each ion migrate independently of its coion and make its own contribution to the total molar conductivity irrespective of the nature of coion with which it is associated। तो इसका ऐसा हम स्टेटमेंट कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है। अगर H पॉजिटिव आयन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर प्रेजेंट है तो उसका कंडक्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा और उसका कंडक्टेंस इंडिपेंडेंट रहेगा उसके कोआयन के ऊपर। तो देखो हर एक केस में H पॉजिटिव आयन के कोआयन अलग अलग थे, लेकिन H पॉजिटिव आयन का कंडक्टेंस सेम है। मतलब H पॉजिटिव आयन का कंडक्टेंस कोआयन के नेचर पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये कब होगा? ओनली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हम इस तरह से कोलरोशियस लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है ये। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कोलरोशियस लॉ स्टेट्स दैट each ion migrate independently of its coion and make its own contribution to the total molar conductivity irrespective of the nature of its coion। समझो HCl का 480 का मोलर कंडक्टेंस है, एसिटिक एसिड का कितना है? 430 का मोलर कंडक्टेंस है एंड HNO3 का 500 का मोलर कंडक्टेंस है। तो इस 480 में से H पॉजिटिव आयन का कंट्रीब्यूशन कितना है? 300। 430 में से कितना कंट्रीब्यूशन है? 300। इन 500 में से कितना कंट्रीब्यूशन है? 300। मतलब उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? डेफिनेट है और वो कोआयन के ऊपर क्या है? इंडिपेंडेंट। तो इस तरह से हम कोलरोशियस लॉ को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। बराबर है। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। कोलरोशियस लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट इंडिपेंडेंटली of its coion and make its own contribution to the total molar conductivity irrespective of the nature of ion with which it is associated। तो H पॉजिटिव आयन कहीं से भी मिले, कोई भी उसका कोआयन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इनफाइनाइटली डाइल्यूट है तो H पॉजिटिव आयन का कंडक्टेंस हमेशा सेम रहेगा। हाँ, कंडीशन ये है कि टेम्परेचर सब सॉल्यूशन का क्या होना चाहिए? सेम। अब इसका फायदा क्या होगा? तो कोलरोशियस लॉ का फायदा इतना ज़्यादा है कि हम उसे यूज़ कर सकते हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में, उसके एप्लीकेशन भी देख लेंगे हम। अब अकॉर्डिंग टू कोलरोशियस लॉ, अगर मैंने NaCl लिया, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है भाई, पूरा डिसोसिएट होगा। तो व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन? आप लैम्बडा 0 भी ले सकते हैं, लैम्बडा मैक्स भी ले सकते हैं, या फिर लैम्बडा इन्फिनिटी भी ले सकते हैं। तो व्हाट इज द लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ NaCl? अब NaCl सॉल्यूशन में कंडक्ट करने वाले दो ही स्पेसीज है, Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। तो ये लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ NaCl दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ Na पॉजिटिव आयन प्लस लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन। तो कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज नथिंग बट द अलजेब्रिक सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग कैटायंस एंड आनायंस। तो लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन। बराबर है। अगर यहाँ पे मुझे लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ H2SO4 चाहिए, तो H2SO4 कितने आयन तैयार करता है? 3। तो यहाँ पे तीनों आयन के मोलर कंडक्टेंस की सम लेनी चाहिए। बराबर है। तो यहाँ पे 2 H पॉजिटिव आयन तैयार हो रहे हैं और एक SO4 डाइनेगेटिव आयन। तो when 1 mole of H2SO4 is dissolved in water, it exactly produces 3 mole of ions, 2 mole of H positive ion and 1 mole of SO4 डाइनेगेटिव आयन। अब H पॉजिटिव आयन 2 मोल है तो उसका मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? दुगना। इसलिए क्या लिखना पड़ेगा? 2 into
मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव एट इन्फाइनाइट डायल्यूशन प्लस SO4 डाइनेगेटिव आयन अकेला है तो उसका मोलर कंडक्टेंस कितना आएगा, लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ SO4 डाइनेगेटिव आयन। तो लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ H2SO4 इज नथिंग बट द अलजेब्रिक सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड 1 मोल ऑफ SO4 डाइनेगेटिव आयन। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरह का हम इक्वेशन लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलरोशियस लॉ। समझ में? अब एसिडिक एसिड भी लिखा मैंने यहाँ पे, तो व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड? लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ एसिडिक एसिड इज इक्वल टू लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस क्या है, लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन। अगर मुझे इन दोनों की वैल्यू मालूम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ एसिडिक एसिड निकाल सकता हूँ। तो इस तरह से हम कोलरोशियस लॉ से ये इक्वेशन बना सकते हैं। तो देखिए, कोलरोशियस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडीशन। इट इज एप्लीकेबल ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब जो भी आयंस है उनका टेम्परेचर क्या चाहिए, सेम चाहिए। नहीं तो आप HCl ले रहे हो 298 केल्विन टेम्परेचर पे और HNO3 ले रहे हो 350 केल्विन टेम्परेचर पे। इन दोनों केस में H पॉजिटिव आयन का कंडक्टेंस जो है वो सेम नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर अलग है तो जाहिर है काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, तो कंडक्टेंस भी अलग होगा। तो कोलरोशियस लॉ इज एप्लीकेबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दोनों सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम कोलरोशियस लॉ की हेल्प से ये इक्वेशन लिख सकते हैं। तो जब भी आप इक्वेशन लिखोगे तो ये स्टैचोमेट्री को आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा। जितने मोल आयंस है उतने मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 मोल H पॉजिटिव आयन थे तो हमने क्या किया, 2 मोल से मल्टीप्लाई किया। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द आयंस फॉर्म फ्रॉम इट। तो एसिडिक एसिड ने 2 आयन तैयार किए तो इनके मोलर कंडक्टिविटी सम की हमने, तो हमें क्या मिलेगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड। H2SO4 में 3 मोल आयन तैयार हुए तो इन 3 मोल आयन का कंडक्टेंस का सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ H2SO4। ठीक इसी तरह से हमें NaCl का भी मिल जाएगा। अब एक कोलरोशियस लॉ का स्टेटमेंट तो हमें समझ में आया कि हर आयन इनफाइनाइट डायल्यूशन पे डेफिनेटली क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, डिफाइनाइट कंट्रीब्यूट करेगा टोटल मोलर कंडक्टिविटी में, और उसका जो भी कंडक्टेंस होगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा नेचर ऑफ इट्स को आयन के ऊपर। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने ध्यान में भी रखे तो चलेगा। तो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंस ये है कि हमने देखा था कि लैम्बडा इन्फिनिटी, लैम्बडा मैक्स या लैम्बडा जीरो हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल सकते हैं, वो भी एक्सट्रापोलेशन मेथड से। हमने देखा था व्हेन लैम्बडा इज प्लॉटेड अगेंस्ट रूट सी, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलती थी। जितना डायल्यूशन बनता था हम उतना डायल्यूशन कर पाते थे, क्योंकि हमें लिमिटेशंस है, हमारे पास कितना बड़ा बर्तन है उतना उसका साइज क्या है उस पर डिपेंड है हम कितना डायल्यूशन कर पाएंगे। बराबर है। अब इनफाइनाइट डायल्यूशन तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो जितना डायल्यूशन हो सकता है उतना हमने डायल्यूशन किया और देखा कि लैम्बडा की वैल्यू जो है वो क्या होते जा रही है, डायल्यूशन के साथ बढ़ते जा रही है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सिर्फ एक ही रीजन बताया था, कौन सा, इंक्रीज इन इंटरआयोनिक डिस्टेंस। तो जितना हो सकता था उतना हमने डायल्यूशन किया, अब उसके आगे डायल्यूशन करना पॉसिबल नहीं है। तो हम देखेंगे व्हेन वी प्लॉट लैम्बडा वर्सेस रूट सी देन सच टाइप ऑफ ग्राफ इज ऑब्टेन। ये जो लाइन है इस फैशन में इंक्रीज हो रही है, तो आगे भी शायद इसी फैशन में इंक्रीज होती होगी। ऐसा सोचकर हम इस लाइन को एक्सट्रापोलेट करेंगे और ये लाइन को एक्सट्रापोलेट करके ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये लाइन एक्सट्रापोलेट करके देखेंगे हम कि लैम्बडा एक्सिस को कहाँ टच कर रही है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसे हम क्या बोलते हैं, लैम्बडा मैक्स, या फिर इसे क्या बोलते हैं हम, लैम्बडा इन्फिनिटी, या इसे क्या बोलते हैं हम, लैम्बडा जीरो। लैम्बडा जीरो यानी मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, लैम्बडा इन्फिनिटी यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, लैम्बडा मैक्स यानी मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। तो मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर मतलब इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या कर सकते हैं, लैम्बडा मैक्स निकाल सकते हैं बाय एक्सट्रापोलेशन मेथड। लेकिन जब हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ प्लॉट किया तो एक ग्राफ का जो नेचर था कुछ इस तरह से था, बराबर है। इस ग्राफ का जो नेचर था वो कुछ इस तरह से था। तो लैम्बडा वैल्यू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
और जैसे जैसे मैं डायल्यूशन करते जा रहा हूं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी लैम्बडा मैक्स की वैल्यू बढ़ते जा रही है। लेकिन यहाँ पे दो रीजन ऑपरेट हो रहे हैं। कौन से? एक इंक्रीज इन इंटर आयनिक डिस्टेंस, इसकी वजह से भी आयंस फ्रीली मूव हो रहे, कंडक्ट ज्यादा कर रहे, कंडक्टेंस बढ़ते जा रहा है। एंड दूसरी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डायल्यूशन के साथ हर बार नए नए आयंस तैयार हो रहे हैं, नंबर ऑफ टोटल आयंस बढ़ते जा रहे हैं, तो उनका कंडक्टेंस भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे हम डायल्यूट कर रहे हैं तो देख रहे हैं मोलर कंडक्टेंस बढ़ते जा रहा। एंड फाइनली हमने देखा कि ये ग्राफ जो है वो ऑलमोस्ट क्या बन चुका है? पैरेलल टू लैम्बडा एक्सिस। मतलब अब इस लाइन को मैं कितना भी एक्स्ट्रापोलेट करूं तो ये लाइन इस लैम्बडा एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट क्या बन चुकी है? पैरेलल। मतलब मुझे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्बडा मैक्स की वैल्यू एक्स्ट्रापोलेशन मेथड से नहीं मिलेगी, बराबर है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्बडा मैक्स की वैल्यू हमें एक्स्ट्रापोलेशन मेथड से मिलती है, लेकिन लैम्बडा मैक्स की वैल्यू हमें एक्स्ट्रापोलेशन से नहीं मिलती फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ग्राफ ऑलमोस्ट क्या बनता है? पैरेलल बनता है टू लैम्बडा एक्सिस। इस प्रॉब्लम की वजह से हमें लैम्बडा मैक्स वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं मिल रहा, लेकिन हम लैम्बडा मैक्स वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलरॉशस लॉ। अब देखो, अब मुझे मालूम है कि एसिडिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट नेवर डिसोसिएट कंप्लीटली। कितना भी चाहे आप डायल्यूट करो, ये पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, बराबर है। मतलब ये पूरा 1 मोल H पॉजिटिव आयन एंड 1 मोल एसिटिक एसिटेट आयन तैयार नहीं कर पाएगा। तो फिर मुझे लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ एसिडिक एसिड की वैल्यू कभी भी एक्स्ट्रापोलेशन मेथड से नहीं मिलेगी, लेकिन मैं लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ एसिडिक एसिड की वैल्यू निकाल सकता हूं बाय यूजिंग कोलरॉशस लॉ। अब देखो, लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ एसिडिक एसिड निकालना है तो लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ एसिटेट आयन। अब H पॉजिटिव आयन कहीं से भी हम तैयार करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि H पॉजिटिव आयन का कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन क्या है? उसके कोआयन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो हम अब लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ एसिडिक एसिड निकालने के लिए क्या करेंगे? तो हम HCl का सॉल्यूशन तैयार करेंगे जिसमें H पॉजिटिव आयन है। तो इसका फॉर्मूला होगा लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन प्लस लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा, उसे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे हम और एक्स्ट्रापोलेट करके लैम्बडा मैक्स निकाल लेंगे। तो लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ HCl की वैल्यू मुझे एक्स्ट्रापोलेशन मेथड से मिल गई। अब लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ HCl यानी क्या है? लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन प्लस लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन, और इन दोनों की सम कितनी मिली मुझे? X। अब मुझे एसिटेट आयन चाहिए तो मैं एसिटेट आयन वाला कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लूंगा, CH3COONA। ये सोडियम एसिटेट है, सॉल्ट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होगा? लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ सोडियम एसिटेट इज इक्वल टू लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ एसिटेट आयन प्लस लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ Na पॉजिटिव आयन। अब मुझे एसिटेट आयन का भी वैल्यू मिल गया H पॉजिटिव आयन का, लेकिन ये दो अनवांटेड आयन आ गए, तो इनको यहां से रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा? एक तीसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लूंगा, NaCl, लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ Na पॉजिटिव आयन प्लस लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन। तो हमें एसिडिक एसिड का लैम्बडा इन्फिनिटी निकालना है, जो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो हम उसे क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं। एसिडिक एसिड का लैम्बडा इन्फिनिटी चाहिए, मतलब मुझे इन दोनों की सम चाहिए। इन दोनों की सम के लिए मैंने ये दो आयन वाले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए, H पॉजिटिव आयन के लिए HCl लिया और एसिटेट आयन के लिए सोडियम एसिटेट लिया। HCl का मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू होगा लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव। एक्स्ट्रापोलेशन मेथड से मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, लेट इट बी X। दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया मैंने सोडियम एसिटेट, वो भी स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा ही मुझे ग्राफ मिलेगा, ऐसे ही ग्राफ मिलेगा, और उसको भी मैं एक्स्ट्रापोलेट करके इसके लिए भी लैम्बडा मैक्स के लैम्बडा इन्फिनिटी की वैल्यू हासिल कर लूंगा। तो लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ सोडियम एसिटेट इज फाउंड टू बी Y। एक्चुअली Y क्या है? लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ एसिटेट आयन प्लस लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ Na पॉजिटिव आयन, इन दोनों की सम है। तीसरा इलेक्ट्रोलाइट लिया मैंने NaCl, वो भी स्ट्रॉन्ग है, वो भी एक्स्ट्रापोलेशन मेथड से क्या करेगा? हमें लैम्बडा मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ NaCl क्या है? लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव। समझो इसकी वैल्यू क्या है? Z। अब मुझे इन दोनों की सम चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करूंगा और 3 को क्या करूंगा? माइनस। अगर मैंने 3 को माइनस कर दिया तो क्या होगा बच्चों?
लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ Na पॉजिटिव, लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ Na पॉजिटिव माइनस होगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और तीसरे को माइनस कर रहे हैं, तो ये होगा माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस और ये प्लस क्या होगा कैंसिल, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सम मिलेगा, लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन प्लस लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ एसीटेट आयन, और इसकी जो वैल्यू मिली वो क्या आएगी, x प्लस वाई माइनस जेड। लेकिन इन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं, लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ एसीटेट एसिटिक एसिड। तो हमें लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड की इनडायरेक्टली वैल्यू मिली। देखो हमने लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड निकालने के लिए कहीं पे भी एसिटिक एसिड का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमने किसका इस्तेमाल किया, HCl का, सोडियम एसीटेट का एंड NaCl का, तीन इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करके हमें लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड मिली। जो दो आयन चाहिए थे वो दोनों आयन की हमने सम की, और जो अनवांटेड आयन आए थे Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, उसको मिनिमाइज करने के लिए हमने तीसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया था। तो इस तरह से किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्बडा इन्फिनिटी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ेगी, कम से कम 3 इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड का लैम्बडा इन्फिनिटी निकालने के लिए हमें HCl, सोडियम एसीटेट एंड NaCl की जरूरत पड़ी। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट जो दो आयन तैयार करता है, वही दो आयन वाले कोई दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेने पड़ेंगे। जब हम कोई दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं ये आयन वाले, तो अनवांटेड आयन कुछ आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन अनवांटेड आयन थे, तो उनको रिमूव करने के लिए हमने तीसरा इलेक्ट्रोलाइट ले लिया NaCl। फिर इन दोनों का एडिशन करो और इसको क्या करें, माइनस करें, तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों की सम मिलेगी, और इन दोनों की सम मिलती है तो हमें एक्चुअली क्या मिलता है, लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड मिलता है, बराबर है। तो लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड हमें मिल गया, उसकी वैल्यू क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी x प्लस वाई माइनस क्या है जेड। तो इस तरह से बच्चों हम लैम्बडा इन्फिनिटी फॉर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाल सकते हैं। फॉर एक और एग्जांपल लेते हैं, हमें लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ NH4OH चाहिए। अब NH4OH बच्चों क्या है, वीक बेस है, वीक बेस है, पूरा डिसोसिएट नहीं होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, हमें इसकी एक्सट्रापोलेशन मेथड से लैम्बडा इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन समझो ये अगर कंप्लीटली डिसोसिएट होता तो उसका लैम्बडा इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता, लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ OH नेगेटिव। ये दो आयन के मोलर कंडक्टेंस की सम मिल जाती है तो हमें लैम्बडा इन्फिनिटी फॉर NH4OH मिल जाएगा। अब ये दो आयन वाले कोई तो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमें लेने पड़ेंगे, तो मैं लूंगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl। ये सॉल्ट है भाई, सॉल्ट है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका क्या होगा वैल्यू, लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव। इसकी वैल्यू समझो कितनी है, 430 है। इसकी लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, 430 है, यूनिट में नहीं लिख रहा हूं। अब ये NH4 पॉजिटिव आयन तो आ गया, अब क्या चाहिए, OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन वाला कोई तो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लो, कौन है बच्चों, NaOH। तो लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ NaOH क्या होगा, लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ Na पॉजिटिव आयन प्लस लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन, बराबर है। अब NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे, इसको भी इनफाइनाइटली डाइल्यूट करते जाएंगे तो इसका भी ग्राफ मिलेगा, और उस NaOH के ग्राफ को हम एक्सट्रापोलेट करके NaOH का लैम्बडा इन्फिनिटी निकाल लेंगे। ठीक उसी तरह से NH4Cl का सॉल्यूशन बनाएंगे, उसको डाइल्यूट करते जाएंगे, उसका भी लैम्बडा वर्सेस रूट सी का ग्राफ मिलेगा, उसे भी एक्सट्रापोलेट करेंगे और इसका भी लैम्बडा इन्फिनिटी का वैल्यू मिल गया। तो इसकी लैम्बडा इन्फिनिटी वैल्यू है 430, और इस NaOH लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ NaOH की लैम्बडा इन्फिनिटी की वैल्यू समझो कितनी है, 500 है। अब हमें NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, इन दोनों की सम चाहिए। अब इन दोनों के सम हम करेंगे तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों के सम के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दो अनवांटेड आयन आ गए। इन दो अनवांटेड आयन हटाने के लिए हमें एक तीसरा इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा, कौन सा, NaCl, जिसकी वैल्यू क्या होगी, लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव। तीसरा सॉल्यूशन मैंने बनाया, वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है, डाइल्यूट करते जाएंगे तो लैम्बडा बढ़ते जाएगा। ऐसा हम जितना हो सकता है उतना करेंगे, और बाद में एक्सट्रापोलेशन मेथड से NaCl के लिए भी क्या करेंगे, लैम्बडा इन्फिनिटी की वैल्यू ढूंढ लेंगे। समझो इसकी लैम्बडा इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी है, 550 है। कितने हैं, 550 अप्रोक्सीमेटली ली मैंने, मतलब ये वैल्यू जो है वो मन से ली है। अब हमें इन दोनों की सम चाहिए और इन दोनों को कैंसिल करना है, तो हम इस तीसरे इलेक्ट्रोलाइट के लैम्बडा इन्फिनिटी को क्या करेंगे, माइनस। तो बच्चों ये भी क्या होगा, माइनस, और ये भी क्या होगा, माइनस।
तो लैम्बडा इन्फिनिटी सेल नेगेटिव माइनस लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ सेल नेगेटिव कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, तो इधर क्या बच रहा है लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ OH नेगेटिव। इधर क्या आ रहा है देखो 430 प्लस 500 कितना आता है 930, 930 माइनस 550, तो ये हमें करना पड़ेगा। तो 500 माइनस 550 मतलब -50, -50 प्लस 430 मतलब कितना आएगा रे 380 आएगा। तो इस तरह से लैम्बडा NH इन्फिनिटी ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ OH नेगेटिव हमें मिल जाएगा, और इन दोनों की सम दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, क्या है रे अकॉर्डिंग टू कोलराशुस लॉ लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ NH4OH है। तो इस तरह से किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमें लैम्बडा इन्फिनिटी निकालना है तो हम इनडायरेक्टली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कोलराशुस लॉ। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्बडा इन्फिनिटी निकालना है तो मिनिमम कितने इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाना पड़ता है 3, NH4Cl, NaOH एंड NaCl। इन दोनों को कॉमन आयन वाले इलेक्ट्रोलाइट के लैम्बडा इन्फिनिटी को ऐड करना पड़ेगा और अनवांटेड आयन के लैम्बडा इन्फिनिटी को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें लैम्बडा इन्फिनिटी की वैल्यू मिल जाएगी किसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो इस तरह के सवाल बनते हैं इस पर। तो लैम्बडा इन्फिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कोलराशुस लॉ। अब दूसरा है लैम्बडा इन्फिनिटी अगर मिलती है हमें तो हम क्या कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड टू द नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली, ये जो है ये फार्मूला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। अब टोटल मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितना ये तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि हमने ही लिए थे। कितना वेट लिया है इलेक्ट्रोलाइट का ये हमें पता है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी निकाल सकते हैं। लेकिन उस नंबर ऑफ मोल को जब हम पानी में डालेंगे तो कितने डिसोसिएट हुए ये अब आपको कैलकुलेट नहीं करते आएगा। तो जब तक हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम पता नहीं चलेगा तो हम अल्फा की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, और ये वैल्यू हमें कभी भी कैलकुलेट नहीं करते आएगी, क्योंकि पानी में जाने के बाद इतने मोल में से कितने डिसोसिएट हुए कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसलिए ये डेफिनेशन तक के लिए ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन इनिशियली। ये फार्मूला डिफाइन करने के लिए ठीक है, लेकिन इसे यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड की वैल्यू कभी कैलकुलेट नहीं करते आएगी। इसलिए अल्फा भी इस फार्मूले से कैलकुलेट नहीं करता आएगा। तो अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला है, तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सपेरिमेंट करके अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कोलराशुस लॉ। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं लेकिन ये कुछ काम का नहीं है, इसलिए आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए ये सिर्फ फार्मूला याद रखो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट एट एनी गिवन कंडीशन टू द मोलर कंडक्टेंस ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जैसे मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिडिक एसिड निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड एट एनी गिवन कंडीशन टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इन दोनों का रेशियो अगर मैं लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, इसके डेरिवेशन तक नहीं जाएंगे हम क्योंकि कोई काम का भी नहीं है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी। एक बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल गया तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस भी निकाल सकते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड हो या वीक बेस हो, उसका फार्मूला क्या है, तो उसका फार्मूला है अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, बराबर है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड हो या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड हो या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस हो, तो उसका फार्मूला क्या है, अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। अब अल्फा स्क्वायर की हम वैल्यू रखेंगे तो लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी का स्क्वायर इंटू सी अपॉन 1 माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, लैम्बडा स्क्वायर अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी स्क्वायर इंटू सी अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी। लैम्बडा इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, कैंसल। तो बच्चों क्या बचेगा,
लैम्बडा स्क्वायर सी अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी इन ब्रैकेट लैम्बडा इन्फिनिटी माइनस लैम्बडा सी। तो ये फॉर्मूला है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। वीक बेस होगा तो के के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, के बी। तो के के जगह पे के बी लिखेंगे तो हमें लैम्बडा की वैल्यू मालूम है, लैम्बडा इन्फिनिटी मालूम है, तो हम के बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये दूसरा एक एप्लीकेशन है। तो पहला एप्लीकेशन था टू डिटरमाइन द डिग्री, कोल-रॉयशस लॉ का पहला एप्लीकेशन क्या था, टू डिटरमाइन द लैम्बडा इन्फिनिटी वैल्यू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्बडा इन्फिनिटी निकालने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ती है, कम से कम 3, बराबर है। दूसरा एप्लीकेशन था फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं डिराइव करके भी बता सकता हूं, लेकिन बेवजह वो डिरिवेशन कुछ काम का नहीं होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है, लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी। अगर अल्फा मिल जाएगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस वो भी मिल जाएगा। तो के हो या के भी हो, उसका फॉर्मूला क्या होगा, लैम्बडा स्क्वायर सी अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी इन ब्रैकेट लैम्बडा इन्फिनिटी माइनस लैम्बडा सी। तो ये लास्ट वाला एप्लीकेशन है किसका, कोल-रॉयशस लॉ का। तो देखो बहुत ही सिंपल लॉ है ये, एक बार नोट्स में से पढ़ लीजिएगा आप, समझ में आ जाएगा। अब एक लास्ट टॉपिक है सेल कांस्टेंट, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। सेल कांस्टेंट को बी सिंबल से डिनोट किया जाता है। व्हाट इज मीन बाय सेल कांस्टेंट, जब हम कोई सेल तैयार करते हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे। अब 2 इलेक्ट्रोड है तो उस 2 इलेक्ट्रोड के बीच में डिफरेंस होगा, डिस्टेंस होगा, समझो क्या है, एल है। और हर एक इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, समझो क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू कितनी है, ए। तो व्हाट इज सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो सेल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ distance between the 2 electrolytes, distance between the 2 electrodes. So cell constant is defined as the ratio of distance between 2 electrodes to the cross sectional area of the electrode. अब एक बार आपने सेल बना ली, एक बार आपने इलेक्ट्रोड डिप कर दिए, तो इलेक्ट्रोड के बीच में का डिस्टेंस भी फिक्स रहेगा और उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी फिक्स रहेगा, मतलब ये रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट। और इसलिए इस कांस्टेंट को हमने नाम क्या दे दिया, सेल कांस्टेंट। तो व्हाट इज मीन बाय सेल कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। वंस द सेल इज सेट अप, L and A both remains constant, therefore L by also remains constant, therefore cell constant भी क्या रहेगा, constant रहेगा। तो इस तरह से हम सेल कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, तो L का यूनिट सेंटीमीटर होगा, तो A का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, सेंटीमीटर इनवर्स। मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर तो क्या होगा, मीटर इनवर्स। तो ज्यादातर वक्त हम सेंटीमीटर इनवर्स ये यूनिट यूज करते हैं। तो सेल कांस्टेंट का जो यूनिट होगा, कन्वीनियंट यूनिट क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स, या ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर इनवर्स। अब सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला हमें, मतलब सेल कांस्टेंट अलग अलग फॉर्मूले में आता है, तो उसकी हमें वैल्यू निकालते आनी चाहिए। देखो हमने कंडक्टेंस देखा था, कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या था, कंडक्टिविटी इंटू L बाई ए, बराबर है। तो क्या पाई इज इक्वल टू हमने लिखा था कंडक्टेंस इंटू L बाई ए, इसलिए क्या पाई इज इक्वल टू क्या आएगा, G इंटू बी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्या पाई इज इक्वल टू जी बी, बस मैंने रीअरेंज किया है, L बाई ए के जगह पे बी रखा है, बाकी कुछ नहीं है। तो क्या पाई इज इक्वल टू जी बी है, या G इज इक्वल टू क्या है, आपको मालूम है, इट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या पाई इज इक्वल टू क्या आएगा, बी अपॉन आर। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन, क्या पाई इज द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन एंड बी इज अ सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है क्या पाई इज इक्वल टू ए बाई एल। तो इस ए बाई एल को मैं इधर लेके जाऊंगा तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जी इंटू एल बाई ए। एल बाई ए की वैल्यू पुटअप की बी, तो क्या पाई इज इक्वल टू जी बी मिलेगा। बट व्हाट इज जी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसलिए क्या पाई इज इक्वल टू बी बाय आर लिख सकता हूं मैं। तो क्या पाई इज इक्वल टू बी बाय आर लिखा, इज इक्वल टू, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू क्या पाई इंटू आर। तो वेयर क्या पाई इज अ कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन एंड आर इज रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन, बराबर है। आर मालूम होगा, कंडक्टिविटी मालूम होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं।
अब रेजिस्टेंस का भी फार्मूला हमें मालूम है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू एल बाय ए। तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, रो बी। तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, रो इंटू बी आएगा। तो एल बाय ए की जगह पे मैंने बी रख दिया। तो ये जो फार्मूले हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू बी एंड कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जी बी, ये आ सकता है, या कंडक्टिविटी इज इक्वल टू बी बाय आर आ सकता है, या फिर कंडक्टिविटी का ये भी एक रिलेशन है, बी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू आर। आर गिवन होगा, कैपा गिवन होगा तो बी निकालते आएगा। 3 वेरिएबल में से कोई भी 2 वेरिएबल मालूम है तो मैं रिमेनिंग 3rd वेरिएबल निकालते आएगा। अब हमें सेल कांस्टेंट निकालना है, तो सेल कांस्टेंट निकालने के लिए यहाँ पे एक मेथड दिया है, व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड। ये व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड जो है वो भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आज तक इस पर कोई सवाल पूछा नहीं गया है, इसलिए ज़्यादा कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल आपको फिजिक्स में हुआ होगा, वो डायरेक्ट हम प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे। तो व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड से हम सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अब देखो सेल कांस्टेंट के लिए हमारे पास रिलेशन है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कैपा इंटू आर। अगर मुझे किसी भी सेल का कांस्टेंट निकालना है, सेल कांस्टेंट निकालना है, तो मुझे उसका क्या मालूम चाहिए, कंडक्टिविटी मालूम चाहिए। अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो हमें मोलर कंडक्टिविटी नहीं, क्या चाहिए, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन मालूम चाहिए, वो मेजर करेंगे हम। एंड क्या मालूम चाहिए, उस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मालूम चाहिए। अगर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी की वैल्यू मालूम है, सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड, ये प्रिंसिपल है एक, इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है, ये फिजिक्स में आपको आ जाएगा। तो हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है, बराबर है, उस पोटेंशियोमेट्रिक वायर को हमने क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी जोड़ दिया। यहां पे हमने कंडक्टिविटी सेल को अटैच कर दिया एक आर्म में, एक आर्म में हमने क्या कर दिया, कंडक्टिविटी सेल को जोड़ दिया। अब कंडक्टिविटी सेल जो है उसमें हम जनरली KCl का सॉल्यूशन यूज करते हैं, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार या फिर 1 मोलार हो सकता है, या फिर 0.01 मोलार भी ले सकते हैं। तो कंडक्टिविटी सेल KCl सॉल्यूशन से हम बनाते हैं, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार या 0.01 मोलार या फिर 1 मोलार होता है। दूसरे आर्म में हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस अटैच कर देते हैं। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मालूम होगी, एग्जैक्टली नोन होगी, बराबर है। यहाँ पे हम एक करंट डिटेक्टर, मतलब क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर अटैच करेंगे, बराबर है। अब ये रहा अरेंजमेंट। अब हमने कंडक्टिविटी सेल को कनेक्ट किया, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लगा दिया। अब ये है हमारा पोटेंशियोमेट्रिक वायर, जिसकी लेंथ है टोटल A to B, बराबर है, मीटर में होगी, ये मेजर करते आएगी। तो हम क्या करेंगे, कंडक्टिविटी सेल को सर्किट में जोड़ देंगे और स्विच ऑन कर देंगे। जैसे स्विच ऑन कर दिया क्या होगा, करंट इस सर्किट में से फ्लो होगा। करंट सर्किट में से फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर में करंट डिटेक्ट किया जाएगा, वहां पे उसकी निडल जो है वो डिफ्लेक्शन दिखाने लगेगी। तो हम क्या करेंगे, इस स्लाइडर को, इस जॉकी को पोटेंशियोमेट्रिक वायर पर स्लाइड करेंगे कुछ इस तरह से कि ये डिफ्लेक्शन कम हो जाए, और एक पॉइंट ढूंढ निकालेंगे जहां पे डिफ्लेक्शन 0 है, लेट इट बी C। तो हमने जॉकी को स्लाइड किया वायर AB पर और ऐसा पॉइंट ढूंढ निकाला जिस पॉइंट पर करंट पासिंग थ्रू द सर्किट कितना बन गया, 0, और ऐसे पॉइंट को बोला जाता है नल पॉइंट। और नल पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना होगा, 0 का। अब इस कंडीशन पर क्या होता है, इस कंडीशन पर क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ KCl सॉल्यूशन अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या मिलेगा रे, लेंथ ऑफ AC अपॉन लेंथ ऑफ BC। अब नल पॉइंट का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट। इस सेल का रेजिस्टेंस ऊपर लिया है तो C का जो डिस्टेंस है वो पॉइंट A से लेना पड़ेगा, एंड स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस नीचे है तो इस C का डिस्टेंस लेना पड़ेगा पॉइंट B से। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस मालूम है, नल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम A मालूम है, नल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम B मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ KCl सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ KCl सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस ऑफ KCl सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इनटू लेंथ ऑफ AC अपॉन लेंथ ऑफ BC।
तो इस तरह से हमें रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। कंडक्टिविटी हम मेजर करेंगे कंडक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट से, तो फिर कंडक्टिविटी मेजर करते आएगी, रेजिस्टेंस मेजर करता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल मेथड से, तो फिर हमें बी भी कैलकुलेट करते आएगा। तो ये मेथड जो है वो हमारा कुछ काम की नहीं है, कभी भी इस पर सवाल आज तक 20-22 साल में पूछा नहीं गया है। तो इस तरह का ये न्यूमेरिकल भी इस पर कभी पूछे नहीं गए। तो रेजिस्टेंस ऑफ KCl सॉल्यूशन अपॉन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AC अपॉन लेंथ ऑफ BC है। नल पॉइंट का डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं दोनों एंड से। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू मालूम है तो हम KCl सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। वंस वी गॉट द रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इजीली वी कैन फाइंड आउट द सेल कांस्टेंट। क्या है सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला? B इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू R, वेयर R इज रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से बच्चों ये लास्ट टॉपिक था, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कोलरॉशस लॉ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मतलब हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहाँ अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होता है। कल से हम स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर को, बराबर है, केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है वो, और बहुत अच्छे से हम लेंगे। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक ये हो रहा है कि आप घर पे न्यूमेरिकल करते हो या नहीं करते हो मुझे पता नहीं चलता, इसलिए वो प्रैक्टिस कितनी हो रही उसका भी हमें अंदाज़ा नहीं आता। तो ठीक है, आप तो पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा? केमिकल काइनेटिक्स। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।